देखो बच्चों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है ना? तो सबसे पहले ये समझो कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ना? यस सर। कितनी मेम्ब्रेन का है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। अब एक काम करते हैं और एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसा दिखेगा ये। दिख रहा है बच्चों? यस सर। अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक है आउटर और एक है बच्चा इनर। इनर, ठीक है। इनसे न्यूक्लियस का बनता है न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप क्या बनता है बच्चों? न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यस सर। बीच में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, ठीक है। यस सर। ओके बच्चों, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, इसका काम ये होता है कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करके रखे। यानी कि साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है और न्यूक्लियस आपका अलग हो जाता है। बेसिकली बना होता है आपका ये लाइपो प्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन का, ठीक है। यस सर। ओके, अब देख सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है और आउटर मेम्ब्रेन पे आपको मिलते हैं राइबोसोम। क्या मिलते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम। जैसा कि हमने किस पे देखे थे, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम पे। दीज आर राइबोसोम, ठीक है बच्चा। यस सर। ठीक। बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और इनका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 100 से 150 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? यस सर। ठीक। अब मेम्ब्रेन भी दिख रही है, कहीं कहीं से टूटी हुई है, जिसकी वजह से क्या बन गए हैं बच्चों? पोर्स। न्यूक्लियर। वेरी गुड, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं बच्चा? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर। तो इनका काम क्या होता है भाई? जो सब्सटेंस अंदर है न्यूक्लियस में और जो सब्सटेंस बाहर है किसमें? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इनका क्या होता रहे? ट्रांसपोर्ट होता रहे इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों। अब न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो। थोड़ा सा इसको महीन और बनाएंगे, इसको बोला जाएगा बेटा न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होगा? इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होगा आरएनए होगा, है ना। एंजाइम्स होंगे फॉर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। जो भी डीएनए आरएनए बनाने के लिए एंजाइम चाहिए वो किसके पास होंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म का, ठीक है। और प्रोटीन्स होंगी। ये सब चीजें आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मिल जाएंगी। क्लियर? यस सर। ठीक है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अंदर मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? क्रोमेटिन। ठीक है भाई।
ये हो गया क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन है क्या? क्रोमैटिन आपका डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि थ्रेड लाइक दिखता है। ठीक है, कैसे Yes. दिखता है बच्चों? धागे की तरह। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब इस क्रोमैटिन में दो पोर्शन आते हैं आफ्टर स्टेनिंग। एक रहता है बच्चों यूक्रोमैटिन और दूसरा रहता है बेटा हेट्रो Chromatin. क्रोमैटिन। दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक यूक्रोमैटिन और दूसरा आपका हेट्रोक्रोमैटिन। अब आगे पढ़ेंगे हम यूक्रोमैटिन क्या होता है और हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। अब ये क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाता है तब ये क्या कहलाएगा बच्चों? क्रोमोसोम। इतनी बात समझ में? Yes, sir. चलिए ये बनाइए इसको आप। अच्छा हाँ, एक और चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाती है लोगों। इसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियो प्लस। क्या पाए जाते हैं बच्चों? हाँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखो बच्चों, न्यूक्लियोलस आपके नेकेड होते हैं, राउंड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? हाँ बच्चों, क्या काम होता है इनका? सिंथेसिस ऑफ Ribosome. राइबोसोम। चलो लिख लो बेटा। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है। रोल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रोल क्या है बच्चों? ठीक है, पहली चीज क्या है, जो न्यूक्लियस है इसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है भाई, है ना? Yes, sir. जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास है तो स्टोर करके रखेगा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक। अगला आप समझे कि न्यूक्लियस क्या करेगा जब स्टोर कर रहा है, तो ये ट्रांसफर भी करेगा। ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू जनरेशंस। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब न्यूक्लियस ही ऑर्डर देगा भाई किसकी ग्रोथ होनी है, किसकी ग्रोथ नहीं होनी, कहाँ डेवलपमेंट होना है, कहाँ डेवलपमेंट नहीं होना, रिप्रोडक्शन होना है नहीं होना। जितने भी आपके सेलुलर एक्टिविटीज हैं सबको कौन कंट्रोल करता है? Nucleus. न्यूक्लियस। तो हम क्या लिखते हैं? कंट्रोल्स cellular activities like Reproduction, very division. good growth, development, reproduction and metabolism। ठीक है, Yes, sir. ये सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। इवन आपकी बॉडी में कितना आरएनए बनना है, कितना डीएनए बनना है, वो सब भी ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, Yes, sir. इट कंट्रोल आरएनए एंड डीएनए सिंथेसिस। चलिए लिखिए इसको। Done, sir. Done, sir. डन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सबने लिख लिया बेटा? Yes. Yes, sir. देखो बच्चों, अगला हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर जिसका नाम है बेटा
अच्छा, पहले यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस लिखा दूं, ठीक है, उसके बाद हम क्रोमोसोम पढ़ लेंगे। पहला क्या है, यू, क्रोमेटिन, दूसरा क्या है बच्चे, हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, है ना। एक यूक्रोमेटिन, यू का मतलब क्या होता है बच्चों? सर ट्रू। हाँ, ये कैसा है, ट्रू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, अच्छा क्रोमेटिन क्या है? सर कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड इट इज थ्रेड लाइक। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन्स भी होगा। अच्छा, डीएनए का काम क्या है बच्चे? सर क्या हुआ? व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए? सर रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और मेन जेनेटिक मटेरियल है। मतलब जेनेटिक मटेरियल से क्या मतलब है इसका? सर कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करता है। इंफॉर्मेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है ठीक है। डीएनए बेसिकली क्या करेगा, अपने अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखेगा और उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन दे देगा, ठीक है। यस, तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन ज्यादातर किस फॉर्म में देता है? सर जीन्स। नहीं, जीन्स तो डीएनए के पास होते हैं। तो जीन या एक्सप्रेस किस फॉर्म में होते हैं? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पढ़ा है ना आपने क्लास 12th में, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, है ना। ये यस, ये ये था ना भाई, सेंट्रल डोगमा जो था, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये तो था बच्चों। यस सर। तो यूक्रोमेटिन वो कहलाएगा जो कि इस इंफॉर्मेशन को फ्लो कराए। बात समझ में आई? यस सर। तो इसीलिए हम यूक्रोमेटिन को बोलते हैं जेनेटिकली एक्टिव, क्योंकि ये ट्रू है। कैसा है बच्चों? ट्रू। हाँ, जेनेटिकली एक्टिव क्रोमोसोम, यानी कि इसका ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, इसका ट्रांसलेशन भी होगा। ट्रांसलेशन भी होगा। बात समझ में आई? यस सर। तो ये कैसा है, जेनेटिकली, इनएक्टिव। यानी कि इस पोर्शन का डीएनए का कोई भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। देखो बच्चों, मान लो ये आपका डीएनए है, व्हाइट कलर से बना रहा हूं, ठीक, ठीक है, ये है, ठीक। अब इसमें कुछ गहरे रंग के पोर्शन है, ये थोड़ा सा हो गया, ये गहरे कलर का हो गया, ये गहरे कलर का हो गया, ये गहरे कलर का, ठीक है। तो ये हमने कहा कि भाई हमें कुछ हल्के रंग के क्रोमेटिन के धागे मिले, कुछ हमें डार्क, डार्क कलर के धागे मिले, ऐसा ही का। तो यस, जो लाइट कलर के धागे थे वो कौन से थे बेटा? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, है ना। यस, और जो डार्कली स्टेन्ड थे वो कौन से थे बेटा? हेटेरोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों को? यस, ठीक है। अब हमने देखा क्या भाई, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है भाई, सफेद थोड़ा हल्का कलर है ना नीले से, तो है ना बच्चों। तो Yes. हमने ये देखा कि इसका रेप्लिकेशन होता है, हाँ होता है। क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है? नहीं। तो हमने क्या लिख दिया भाई, रेप्लिकेशन तो होगा। अब रेप्लिकेशन में इन दोनों के स्टेजेस में फर्क आ गया। अब जरा सुनना, रेप्लिकेशन कौन सी स्टेज में होता है सेल डिवीजन के? एस फेज में। एस फेज। एस फेज में होता है। अब क्या होता है एस फेज में, शुरुआत में अर्ली एस फेज, जैसे कि आपकी जीवन खत्म हुई और फौरन ही कौन सी आएगी, स्टार्ट होने लगी एस फेज, ठीक है। अर्ली एस फेज में अगर हो रहा है तो वो कौन सा है, यूक्रोमेटिन, ठीक है। शुरुआत हुई एस फेज की और रेप्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब लेट एस फेज में हो रहा है तो वो क्रोमेटिन कौन सा है? हेटेरोक्रोमेटिन। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अभी दूसरी बात क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन इसमें प्रेजेंट होगा, यानी कि ये वाले पार्ट से आरएनए भी बनेगा और फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसलेशन भी होगा। तो हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट। मगर हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट से आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, तो हम इसको लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन Absent. एब्सेंट। क्लियर है बच्चा? Yes. सर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो पार्ट है यूक्रोमेटिन का, ये तो भाई इस जगह क्रॉसिंग ओवर होता है, इस जगह क्रॉसिंग ओवर होता है, मगर हेट्रोक्रोमेटिन वाले पार्ट क्रॉसिंग ओवर को इनहिबिट करते हैं। बस ये लास्ट पॉइंट है इसका, है ना। तो हम इसमें लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर क्वाइट कॉमन। कैसा है क्रॉसिंग ओवर? बहुत कॉमन है। और इसमें अगर देखोगे क्रॉसिंग ओवर इज
एब्सेंट और इट इनहिबिट क्रॉसिंग ओवर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलो लिखो बेटा। Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? Done, sir. Yes, sir. चले ठीक है। देखो बच्चों, तो यहां तक समझ में आ गया? किसी का पहला स्लाइड छूट गया हो जल्दी से देख लो, ये डायग्राम बनाया था हमने, है ना? फटाफट देख लो आप। चलिए, तो हमें ये न्यूक्लियस हमारा अब क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे बेटा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं बेटा? क्रोमोसोम। Chromosome. ठीक है। क्रोमोसोम बेसिकली आपके रॉड शेप स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है बेटा? Rod shape. हाँ, रॉड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है। और जब थर्ड लाइक होता है तो ये क्या कहलाता है बच्चों? Chromatin. क्रोमैटिन। ठीक है। तो सबसे बढ़िया स्टडी होती है क्रोमोसोम की, एक सेल डिवीजन की फेज होती है, बेस्ट स्टडी इन एम फेज। पता है? मेटाफेज, Yes, sir. है ना? इन मेटाफेज। ठीक है। एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीड इन कौन सी फेज में बच्चों? Anaphase. एनाफेज में, है ना? देखो Yes, बच्चों, जितने भी दुनिया में स्पीशीज हैं, क्या है बच्चे? स्पीशीज, उनमें क्रोमोसोम का नंबर फिक्स है। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, ठीक। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जितने भी दुनिया में क्रोमोसोम है, सबके नंबर फिक्स हैं और एक ये पर्टिकुलर साइज है। पर ये पर्टिकुलर साइज वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। क्लियर? Yes, sir. है ना? नंबर भी फिक्स है और साइज भी फिक्स है कि कौन सा क्रोमोसोम। हाँ बेटा, कौन सा क्रोमोसोम आपका एक्स क्रोमोसोम है इसीलिए पहचान लेते हो, कौन सा वाई है, या फिर क्रोमोसोम नंबर 1 कौन सा है, ये सब चीजें हम पहचान लेते हैं बाय द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है। तो द नंबर एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम आर स्पेसिफिक इन स्पीशीज। ठीक है बेटे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से देखना बच्चों, ये आपका ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाते हैं, Yes, Yes, sir. sir. है ना? ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब ये जो सेंटर पॉइंट है जिससे कि दो क्रोमोसोम आपस में अटैच रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, Centromere. क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रोमियर। ठीक है। Yes, sir. ठीक। अब ये कहलाती है आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्या कहलाती है बच्चों? Arm of chromosome. हाँ, आर्म ऑफ क्रोमोसोम। यूजुअली हम इनको बोलते हैं बेटा क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? Chromatids. क्रोमैटिड्स। अगर इनको अलग करो कि एक क्रोमोसोम में, ये देखा जाए, दोनों को मैंने अलग कर दिया, है ना? इस तरीके से खुले हुए थे, दोनों को अलग कर दिया। इसको अगर मैं उठा के तिरछा लगा दूं तो ऐसे अपीयरेंस आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक। तो ये भी क्रोमैटिड है और दूसरा वाला भी क्या है? Chromatid. क्रोमैटिड है। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं बच्चों? Sister chromatids. क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर नोन एज
सिस्टर Sister chromatids. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes. ठीक है, अब ये आम छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये कैसी आम है, शॉर्ट आम, और ये कैसी आम है बेटा, Long arm. लॉन्ग आम। ठीक है, चलिए बना लीजिए इसको। Done, sir. डन हो गया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो एक क्रोमोसोम थोड़ा सा बना के देखेंगे, ठीक है, और कायदे से। ठीक है, हमने एक क्रोमेटिड बनाया, ठीक है। सेंटर में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर की बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहे हैं, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा Kinetochore. काइनेटोकोर। यही वो है पार्ट जिसपे क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर। ठीक है बेटा, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब आप देखेंगे, पिछला मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, कहाँ गया, अच्छा डबल पेज में गया क्या, हाँ ये दिख रहा है आपको। आप देखेंगे कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है इस जगह पे, क्रोमोसोम हुआ है, अंदर को धसा है थोड़ा सा, Yes, sir. ठीक है। तो ये जो पोर्शन है जहां पर थोड़ा सा क्रोमोसोम अंदर जाता है, तो पहले तो इसका नाम, कॉमन नेम क्या है बेटा, सेंट्रोमेयर। और इसी को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम देते हैं प्राइमरी Constriction. कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सिमिलर एक कॉन्स्ट्रिक्शन नीचे की तरफ आता है या फिर कहीं भी आएगा, तो उसे क्या बोलोगे बच्चों, Secondary Constriction. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में टिप पे आपका मेन एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टीलोमरेज, दैट प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स। क्या प्रिवेंट करता है, attachment of chromatids. अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स। क्लियर बेटा? Yes, Yes. sir. कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज पेलिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, Pellicle. पेलिकल बोलते हैं। ठीक, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, और इनमें होते हैं आपके ठीक है, अच्छा कुछ पोर्शन जो होता है वो आपका कहलाता है सेट डीएनए। अब ये होमवर्क रहेगा आपका कि सेट डीएनए होता क्या है और किस चीज में ये रिच होता है। ठीक है, बनाओ इसको। Done, sir. सबने बना लिया बेटा? No, sir. बना रहा 7 था। minutes. बनाओ बनाओ बनाओ। Done, sir. सबने कर लिया बच्चों? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, क्रोमोसोम की कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा, Pellicle. Pellicle. पेलिकल, है ना। Yes, sir. संजना, रेड वाला पोर्शन जो है बेसिकली काइनेटोकोर है, जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक, है ना। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये इतना बड़ा दिखेगा नहीं आपको, साइड साइड में दिखेगा। जब क्रोमोसोम को देखोगे तो कैसा होता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या कराता है, क्रोमोसोम का अटैचमेंट कराता है। ठीक है, किससे, स्पिंडल फाइबर से। क्लियर हो गई इतनी बात? यस सर। सर सेंट्रोमियर का क्या काम है?
सेंट्रोमियर इज जस्ट अ कॉन्स्ट्रिक्शन, एक कॉन्स्ट्रिक्शन है और कुछ नहीं है। अब ये एक सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से आपको क्रोमोसोम 4 तरीके के मिल जाते हैं, ठीक है। हर क्रोमोसोम में एक कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, दबाव होगा, है ना। जैसे ये बनाया मैंने कोई क्रोमोसोम छोटा सा, ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से मैंने बना दिया। तो आप देखें यहाँ पर अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट करा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको क्या बोलोगे बच्चों आप? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है। कई बार कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ आ गया? ऊपर आ गया, तो क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा। आप समझे बात को, Yes, है ना। तो Yes, ये बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। नीचे एक कॉन्स्ट्रिक्शन अंदर को मुड़ा, तो हमने इसको क्या बोल दिया बच्चों? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है बेटा। यस सर। चले, लिख लिया ये, yes, sir. ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, based on the position of centromere, क्रोमोसोम कितने तरीके के? 4 टाइप्स। हाँ, क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने टाइप के बेटा? 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। अब जरा एक चीज समझे आप। पहला, अब ये कॉन्स्ट्रिक्शन अगर आपको बीच में दिख रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, कहाँ दिख रहा है बच्चों? बीच में, है ना। तो ये क्या कहलाएगा बीच में? मेटासेंट्रिक। क्या कहलाएगा बच्चों? मेटासेंट्रिक, है ना। मेरी बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो सर। No, sir. है ना। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन बिल्कुल बीच में, एक क्रोमोसोम बनाते हैं, जरा आसान करते हैं इस बात को। ये एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं कॉन्स्ट्रिक्शन बना रहा हूं ये, ठीक है, ठीक। अब ये आर्म हो गई और ये दूसरी आर्म हो गई। हालांकि ऑलमोस्ट इक्वल नहीं हो पाया, पर ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन हमने माना है, कहाँ माना? इन द मिडल पोर्शन। मिडिल, ठीक है। द सेंट्रोमियर कहाँ पर चला गया हमारा? मिडिल में। मतलब सेंट्रोमियर कहाँ पाया गया? मिडिल में। तो भाई ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर कहाँ पर हो? मिडिल में हो, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है? मेटा है, मेटा मतलब मिडिल, ठीक है। अब भाई ये आर्म और ये आर्म दोनों कैसी हो जाएंगी? सेम साइज, है ना। बोथ विल बी ऑफ इक्वल, है ना। यस इतनी सर। बात समझ में। और कई बार आपको सिर्फ क्या दिखता है? इस तरीके से क्रोमोसोम दिखता है इसमें। ये हमने बनाया, ठीक, और ये बनाया, ठीक, इस तरीके से ऐसा दिखता है ना। तो हमें क्रोमोसोम दिख रहा होता है कैसा? वी शेप। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में कहा रहेगा? सेंट्रोमियर ऑन मिडिल, Middle. सेंट्रोमियर ऑन मिडिल, ठीक है। बोथ आर्म्स ऑफ आर ऑफ इक्वल साइज। आर्म्स को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। वेरी गुड। और होमोलोगस क्रोमोसोम की? Sister. नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। वेरी गुड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। मान लो कि एक क्रोमोसोम नंबर 21 है, एक क्रोमोसोम नंबर 22 है। दीज आर नॉट होमोलोगस क्रोमोसोम ना, Yes. यस है ना। सर। द आर्म्स ऑफ दीज क्रोमोसोम विल बी नोन एज, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। remember this homologous part, okay, we will discuss in cell cycle and cell division, ठीक है। So both are arm of equal size and V shape। कैसे शेप का दिखते हैं? V shape क्रोमोसोम, ठीक है बच्चा। यस सर। चलो लिख लो। Done, sir. डन। Yes, No, sir. लिखो बेटा लिखो, कोई जल्दी नहीं। डन सर। Done, डन। sir. चले आगे पढ़े। यस सर। Yes, sir. चलिए, दूसरा जो है दैट इज सब मेटा सेंट्रिक। दूसरा कैसा है बच्चों?
सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक है, मतलब सब मतलब थोड़ा सा हटके, ठीक है। तो सेंट्रोमियर कहाँ पहुंच जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ दिखता है, एक एंड के पास, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा पास दिखेगा। समझे थोड़ा सा, Yes, sir. है ना। तो कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ पहुंच गया, एक एंड के पास, नियरर टू वन एंड, ठीक है। इसने क्या होता है कि ये आर्म तो कैसी हो गई बेटा, शॉर्टर हो गई। एक आर्म कैसी हो जाती है, शॉर्टर। Shorter. एक कैसी हो जाती है बच्चों, लॉन्गर। लॉन्गर, ठीक है। Yes, तो sir. सेंट्रोमियर कहाँ पहुंच जाता है, वन एंड। And के बाद हाँ, नियर टू वन एंड, नियर रहता है सेंट्रोमियर। मैं एक वर्ड और समझाऊंगा इसमें जिससे कि कंफ्यूज ना हो, नियर टू वन एंड, एक सिरे के पास रहता है। वन आर्म बिकम शॉर्टर एंड अदर बिकम लॉन्गर। लॉन्गर, है ना। एक जब छोटी होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्या हो जाएगी, लॉन्गर। लॉन्गर हो जाएगी। अब जो एक्चुअल शेप आपको दिखता है इसमें हम कह सकते हैं जे शेप, एल शेप दिखता है, सॉरी, एल शेप क्रोमोसोम दिखते हैं। ये इस तरीके से मैंने बनाया, ठीक है। ये आपका काइनेटोकोर हो गया, ज्यादातर डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं लोग, ठीक है। और ये हो गया, ये शेप कैसा हो गया बच्चों, एल शेप्ड। हाँ। तो आपको सब मेटासेंट्रिक में कैसा क्रोमोसोम दिखेगा, एल शेप। एल शेप क्रोमोसोम, लिख लो बेटा। done, sir. डन, डन सर। Yes, लिख sir. लिया बेटा सबने, यस Yes, सर। sir. कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, नो No, सर। sir. ठीक है। चलिए अब अगला, सर एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। अच्छा बेटा लिख दो। सर इसका ये वी शेप कैसे बन गया। एक्चुअली क्या होता है, हम जब क्रोमोसोम देख रहे हैं ना, तो क्रोमोसोम के दोनों ऊपर के क्रोमेटिड, एक एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है, जैसे एक ऐसे बनाया मैंने, मेरा उंगली दिख रही है आपको, यस सर। ठीक है। दूसरा कैसे होगा, ऐसे होगा, या फिर ऐसे मान लो, ये ऐसे, ठीक है। और जब ये सेपरेट हो रहा है तो हमें कह सकते हैं एक के ऊपर एक, तो हमें कैसे दिखेगा, वी। बात समझ में आई। यस सर। अभी जैसे मान लो कि मैं इसका नीचे का हिस्सा बनाऊं तो कैसा होगा, ऐसा होगा ना, यस सर। है ना। अभी इसको पलट के ऊपर रख दो इसके, तो कैसा दिखेगा, वी वी। शेप। पॉइंट समझ में आया। यस सर। और ये एनाफेज स्टेज में दिखता है वी शेप, एल शेप। चलो अगला कौन सा है, तीसरा है आपका, कौन सा होगा बच्चों, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक, वेरी गुड, एक्रोसेंट्रिक। देखो लगभग लगभग कहाँ पहुंच जाएगा, क्लोज। देखो नियर में और क्लोज में फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ये मान लो कि ये क्रोमोसोम है आपका, ये इसका सिरा है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ मिल जाएगा, यहीं पर मिल जाएगा, है ना, क्लोज टू वन एंड, ठीक है। जब ऐसा हमें कॉन्स्ट्रिक्शन मिले तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक। क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर क्लोज टू वन एंड, एक सिरे पे मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई ये तो हो गई शॉर्ट, या फिर कहें वेरी शॉर्ट, है ना। और ये कैसी हो गई, वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग, ठीक है। Yes, तो sir. जब बहुत ज्यादा की बात आएगी तो आप क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक हो रहा है, ठीक है। तो वन आर्म वेरी शॉर्ट एंड वन आर्म वेरी लॉन्ग।
वेरी लॉन्ग। क्लियर है बच्चे? Yes, Yes. sir. अब इसमें जब देखा जाता है तो कुछ डिफरेंट शेप आता है। शेप आएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, Yes, sir. इस शेप को हम लोग कहते हैं बेटा J-shaped. जे शेप। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया था बच्चों या नहीं? Yes, sir. Done. डन। No, sir. Yes, sir. Done, sir. हो गया? लिखे आप। लास्ट है बिल्कुल Palocentric. टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में क्या होगा? कॉन्सोनल टर्मिनल मिलेगा। बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, तो सेंट्रोमियर कहां पहुंचा? सेंट्रोमियर इज Terminal. टर्मिनल, है ना। सेंट्रोमियर कैसा है बच्चों? टर्मिनल है। जब ओवरलैप होके दिखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? ये इस तरीके से दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं आई शेप, Okay. है ना। चलिए लिख लें, बस खत्म हो गया चैप्टर ये। Done, sir. Sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक। देखिए क्वेश्चन देखेंगे। सर बैक स्लाइड दिखाना। सर इससे पहले वाली भी दिखाना। डन सर। चलिए बोल दे रहा हूँ बेटा मैं आपको। पोल पे करिए बेटा ध्रुव।
हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या दिया बच्चों? Plastids. प्लास्टिड, है ना? वैक्यूल जिन्होंने दिया है, these vacuole can be present, ठीक है बेटा, स्मॉल होते हैं पर हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो ये तो आपका यहाँ पर एनिमल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज, Yes, sir. है ना? देखो जितने चैप्टर का नाम है बेटा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, Division. है ना? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना? बहुत आसान चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है रिप्रोड्यूस करेंगे, ग्रो करेंगे, ये तो बात पता है, Yes, sir. ठीक है। चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टीसेलर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूनिसेलर की बात करूं तो ये उसका सेल है, ठीक है। वो अपने आप को डिवाइड भी बाइनरी फिजन से करेगा और ग्रोथ भी वो बाइनरी फिजन से करेगा, इतनी बात तो क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ये उसका क्या बन चुका है, जाइगोट, यानी कि स्पर्म और ओवा फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। Yes, इतनी sir. बात तो समझ में आई। तो ये भी क्या करेगा, मल्टीपल डिवीजन करेगा और फिर उसके बाद क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बनाएगा, Yes, sir. है ना? तो दुनिया में कोई भी हो, चाहे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, एवरीबॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम Single cell. सिंगल सेल, है ना? ये Yes, तो sir. बात समझ में आ रही सबके, Yes, yes, sir. ठीक है। अब ये क्या होता है, इस सिंगल सेल से, भाई इनकी तो बात बहुत आसान है कि भाई ये सिंगल सेल से डिवाइड करा और क्या बन गए, सिंगल सेल रह गए। पर ये जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बना, जो ह्यूमन बना, एनिमल्स बने, जो बर्ड्स बने, इतनी दुनिया भर के मल्टी सेलर प्लांट्स है, फंगस है, तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनमें क्या होता है, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, एग्रीगेट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिज्म। इतनी बात सबको पता है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं बच्चों, सबको पता है ना ये, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो किसी भी सेल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Cell division. डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन को कैसे करेंगे भाई, ये सेल जो बने इसको क्या बोलते हो बच्चों आप, Daughter cells. Daughter cells. तो ये क्या हो गई इसकी, Parent cell. ना मदर होता है, कौन सा सेल हो गए बच्चों, Mother cell. मदर सेल, है ना? तो वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें मदर सेल बनाती है किसको, Daughter cell. डॉटर सेल को, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या कहलाता है बच्चों, Cell cycle. Cell division. सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक है। देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करूंगा तो एक बच्चे ने भी सेल साइकिल का बड़ा अच्छा आंसर दिया, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करूंगा तो सेल साइकिल, और वो प्रोसेस जिसमें ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहा है वो कहलाएगा आपका सेल डिवीजन, ठीक है। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं, पहले तो मैं लिखूंगा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, वेदर इट्स 2 और 4, ये अलग बात है ना? पहले तो बनेंगी दो, हमेशा कितनी बनेंगी, पहले दो, फिर उन दो दो। से 4 बन जाए, ठीक है। तो लिख ही दे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल फ्रॉम अ सिंगल Mother cell. Mother cell. वेरी गुड सिंगल मदर सेल, ये कहलाएगा बच्चों Cell division. वेरी गुड, ये हो गया हमारा सेल Division. डिवीजन, है ना बच्चा? Yes. अब दूसरा, अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, अभी भी मैं इसको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, मैं अभी समझाऊंगा। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, Cell cycle. Cycle. वेरी गुड, ये कहलाता है बेटा सेल साइकिल, लिख लो। Done, sir. डन, Yes. जस्ट सेक सर। हाँ, आराम से आराम से, जल्दी नहीं, आराम से पढ़ो।
डन सर। साहिल हो गया बेटा? Yes, sir. देखो बच्चों, घर में शादी हुई है कभी? कोई हुई होंगी ना। आपस में देखोगे पास पास में रिश्तेदारों में शादियां हुई होंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे सेल डिवीजन क्या है, एक तरीके की क्या है, मैरिज। मैरिज है ना। किस तरीके समझेंगे इसको? मैरिज की तरह, ठीक है। उस इवेंट्स को जो मैरिज में होंगे वो हम पढ़ना है, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी मैरिज होती है तो मान लो लड़का है लड़की है, उससे डिसीजन पूछा जाता है क्या आप शादी करेंगे या नहीं। नहीं, ठीक है। ठीक है, पहले तो ये डिसीजन लिया जाएगा क्या सेल को डिवाइड होना है या नहीं होना। नहीं होना, ठीक है। फिर बात की बातें हैं, पहले तो बात ये हो कि भाई पहले तो सेल रेडी हो किस लिए? डिवीजन के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, यस तो जरा हम अब समझेंगे सेल साइकिल, ठीक है। तो इसमें ये डालते हैं हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल, है ना। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अच्छा, किसी भी बेटा थोड़ी आवाज आ रही है बच्चों में, है ना, ध्यान से सुने। देखिए, किसी भी मैरिज के दो फेज होते हैं। एक फेज वो होता है जब शादी तय हो जाती है, उसके बाद क्या करी जाती है उसकी तैयारियां, यानी कि प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। तो वो फेज क्या है हमारी? इंटरफेस। ये हो गई इंटरफेस, है ना भाई। कार्ड वार्ड छपने हैं, सारा कुछ होना है ना, सामान वामान आना है, हॉल बुक होना है, सब कुछ किसमें होगा? इंटरफेस। इंटरफेस में। एक्चुअल मैरिज जिस दिन होनी है, जिसमें फेरे वेरे लिए जाएंगे, सब होगा, निकाह वगैरह होगा, वो कौन सी फेज है भाई? माइटोसिस फेस। एम फेज, ठीक है। ये है, इसी के लिए हम क्या कहते हैं बेटा? एक्चुअल डिवीजन। डिवीजन फेज, है ना। तो अब मुझे बताओ किस फेज में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, प्रिपरेशन में या फिर मैरिज में? Preparation. प्रिपरेशन। जाहिर सी बात है ना। कई महीनों से प्रिपरेशन चलती है भाई, ये चीज वो चीज दुनिया भर की बातें। तो प्रिपरेटरी फेज मान ले तो दो फेज है, तो ये करीब करीब टाइम ले जाती है कितना? 95%, 90 to 95%। और इस फेज में केवल कितना लगता है? 5%। ये तो उस चुनिंदा दिन पे हो ही जाएगी जिस दिन आपको होना होगी, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, हर इंसान अपने तरीके से करता है मैरिज। अंबानी वगैरह अलग तरीके से करेंगे, है ना। सुपरस्टार्स अपने तरीके से, फिल्म स्टार्स अपने तरीके से करेंगे, और जो आम इंसान है वो अपने तरीके से करेगा, गरीब इंसान अपने तरीके से करेगा, ठीक है। किसी की शादी में होगा भाई अगले दिन ही शादी होगी। उसी तरीके से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का भी सेल साइकिल का टाइम डिफर करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, ह्यूमन सेल में टोटल टाइम लगता है डिवीजन का 24 आवर्स। 24 आवर्स, है ना। अगर मैं यहाँ पर ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में टाइम लगता है आपका 90 केवल मिनट। 90 मिनट्स। अगर मैं एक बैक्टीरिया की बात करूं तो इसमें टाइम लगेगा 20 मिनट्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। भाई ये बड़े लोग हैं, ये उससे छोटे लोग हैं, ये उससे छोटे हैं, ये तो बात सबको पता है ना। तो बड़े लोगों की शादी में बड़ा टाइम लगेगा, बात समझ में आ गई। तो ह्यूमन सेल विल हैव 24 आवर्स फॉर इट्स डिवीजन। yeast will take 90 minutes and bacteria will take 20 मिनट। 20 मिनट्स। तो ये जो वक्त लिया ना इन्होंने फॉर द डिवीजन, ये कहलाता है बेटा जनरेशन टाइम। थोड़ा पॉइंट क्लियर हो मेरा? यस सर। ये जो टाइम है, द टाइम टेकन टू स्टार्ट वन साइकिल एंड टू एंड अनदर साइकिल, मतलब एक साइकिल शुरू होने के बाद दूसरी साइकिल का शुरू होने में जितना भी वक्त लगता है वो क्या कहलाता है बेटा? जनरेशन टाइम। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं? हाँ बेटा, सबके समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, जब प्रिपरेशन करना होती है ना तो बहुत सारे रिलेटिव्स इकट्ठे होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, सब नहीं, है ना। तो फिर उनसे कहा जाता है कि आप थोड़ा सा ये काम देख लीजिए, आप दूसरा काम देख लिए, आप
तीसरा काम देख लीजिए, है ना बेटा, यही तो होता Yes, है। तो ऐसे ही क्या करा है, इंटरफेस में भी हमने कुछ डिवीजन कर दिए। क्या कर दिए बच्चों? डिवीजन कर दिए। Divisions. किसी को कह दिया कि आप एक काम करो, आप जो है सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट कर लो, जब तक सेल मास पैसा इकट्ठा करो भाई, है ना, सेल मास इंक्रीज करो, है ना, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करो। इतनी बात समझ में आई? डीएनए आगे जाके रेप्लिकेट होना है, थोड़ा मैटर तैयार कर लो, यानी कि उसके एंजाइम्स वगैरह तैयार कर लो। बात समझ में आ रही है? yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो एक जीवन में हमने कर लिया, ठीक। उसके बाद एस, उसके बाद G2. G2, ठीक है। अभी मैं इन फेजेस को G1 एस G2 को भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहुत डिटेल है ही नहीं, मतलब जितनी भी डिटेल है वो सब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो, एक फेज होती है बच्चों G0। कौन सी फेज बच्चे? G0. G0 सेल, ठीक है। अब मान लीजिए किसी सेल को या किसी इंसान को, ये हम एस फेज को मानते हैं छपाई फेज, मतलब छपाई फेज समझ रहे हो ना, कार्ड प्रिंट, कार्ड Replication phase. डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि भाई कार्ड अब प्रिंट हो चुके हैं, रेप्लिकेट कर चुके कार्ड। Yes, sir. अब एक बात बताओ, कार्ड रेप्लिकेट करने के बाद अगर कोई सेल मना करे मैं डिवाइड नहीं करूंगा, अच्छी बात तो नहीं है ना? Yes, sir. उससे पहले कह दे तो बेहतर है ना? तो Yes, sir. एस फेज में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, यानी कि Yes, sir. हमारे कार्ड जो है यहाँ छप गए, बट गए। तो बेहतर क्या है कि अगर सेल आपका G1 फेज में इसमें अगर डिवाइड होना नहीं चाहता तो वो कहाँ चला जाए? G0 phase. G0 फेज में। बात समझ आ रही मेरी? Yes, sir. The cell can go into the G0 phase before entering into the S phase. S phase, ठीक है। कि Yes. सेल, जो सेल डिवाइड नहीं करना चाहते वो G0 फेज में जा सकते हैं S फेज में एंटर होने से पहले. पहले, ठीक है। Yes. ये जो सेल है इनमें क्या है बेटा, तैयारियां तो हो चुकी थी, क्योंकि G1 फेज की तैयारी तो हो चुकी है। एक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, मैं सिर्फ G0 को समझा रहा हूं अभी। तो G0 फेज लगभग G0, मान लीजिए सिर्फ कार्ड नहीं छपे, थोड़े बहुत काम G2 के रह गए, है ना, जैसे कि भाई थोड़ा सा आरएनए बनना रह गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन बननी रह गई, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और आपका गोल्जी बॉडी डुप्लीकेट होने से रह गए, वो बात सेंट्रियोल रह गई, वो थोड़ी चीज रह जाती है। मगर यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग द G1 फेज मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट्स, सेल ग्रो इन साइज, एटीपी, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, आरएनए एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बन चुके होते हैं किसमें? G1 G1. फेज। ये मान लो कि ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं कौन सी फेज में? G1 phase. G1 फेज में। क्लियर है बात ये? Yes, sir. तो अगर कोई सेल G0 फेज में जाता है तो उसकी तैयारी पहले ही हो चुकी होती है कि अगर ये दोबारा रेप्लिकेट करना, सॉरी दोबारा डिवाइड करना चाहता है तो हो जाएगा, पर अगर नहीं डिवाइड करना है तो ये एस फेज में जाने से पहले कहाँ चला जाए? G0। G0 phase. तो हम ये कहते हैं भैया G0 फेज में सेल जो है वो डिवाइड भले ही नहीं कर रहा है, पर वो मेटाबॉलिकली Active. एक्टिव है, क्योंकि उसकी सारी तैयारियां हो चुकी। पॉइंट क्लियर मेरा? Yes, sir. ठीक है। इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? क्विसेंट स्टेज, है ना? Yes, sir. क्लियर होगी बात? ठीक है। पर अगर एक बार सेल आपका एस फेज में आ गया, यानी कि कार्ड आपके छप गए. छप गए और बट भी गए, ठीक है, छपने का दिक्कत नहीं, बटने की दिक्कत है। तो छपे भी गए, रेप्लिकेट भी हो गए, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए, ठीक है। रेप्लिकेट हो चुके हैं, तब क्या होगा कि अब तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब तो शादी करनी पड़ेगी भाई, अब तो हमारी इज्जत का सवाल है ना बच्चे? तो एस फेज वाले को तो करना ही करना है। तो वंस द सेल एंटर इनटू द एस फेज इट मस्ट डिवाइड, Divide. ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो वो G2 में जाएगा, G2 में सारा कुछ हो जाएगा, देन एम फेज में। तो मैं अब शुरू से तीनों स्टेज तुम्हें बता दे रहा हूँ, इतना लिख लो फिर हम आगे समझे। डन हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं पहली फेज, इंटरफेज।
इंटरफेज कौन सी फेज है? प्रिपरेटरी Preparation फेज। phase. देखो पहले लोग कहते थे कि रेस्टिंग फेज है, नहीं भी रेस्टिंग फेज बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंटरफेज में पहली फेज G1 phase. जीवन फेज है ना, ऐसे भी याद रखो, नए जीवन की शुरुआत है कहते हैं ना। ठीक है, तो आपका इस फेज में जो सेल है वो कोई भी डीएनए वगैरह नहीं बनाएगा, ठीक है, बट सेल साइज एंड साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, Increases. है ना, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। दूसरी चीज, मोस्ट लिख रहा हूं, सारे नहीं लिख रहा हूं, मोस्ट ऑफ द सेल Cell ऑर्गेनल डुप्लीकेट्स, है ना, क्या कर जाते हैं बच्चों? duplicates. डुप्लीकेट्स कर जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. न्यूक्लियोटाइड्स, यू नो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स? जानते नहीं जानते? जल्दी बताओ हाँ या ना, फिर मैं समझाऊं। Yes. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एटीपी, आरएनए, ठीक है, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ये सब के सब इसी फेज में बन जाते हैं। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. देखो जितना बड़ा सेल उतना लंबा जीवन फेज, ठीक है, Yes, sir. बात समझ में आ रही है कि भाई जिनके पास कुछ ज्यादा चीजें ही नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके पास सेल ऑर्गेनल होते नहीं मेम्ब्रेन बाउंड, तो क्या करेगा जीवन फेज में? कुछ करना थोड़ा ना, उसे थोड़ा बहुत करा हो गया उसका स्टार्ट, है ना। Yes, sir. चलिए अगली बात क्या है कि कुछ सेल होते हैं, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया, बस छोड़ रहा हूं आपको मैं। सम सेल इन एडल्ट, ये पॉइंट क्या मैंने क्या लिखा बेटा? एडल्ट, यानी कि जब आप एडल्ट नहीं होंगे तब ये डिवाइड करते होंगे, जब आप एडल्ट हैं तब ये क्या नहीं करते? Divide. डिवाइड नहीं करते। सम सेल इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल, कार्डियक सेल। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, बट क्या होता है जैसे कि ये डिवाइड होके रखे हैं, है ना, या फिर इनकी जरूरत पड़ी, ध्यान से सुनना, कोई नर्व डैमेज हो गई, एक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. वहां पर या मसल आपकी वीक हो रही है हार्ट की, तो क्या होता है कि इंजरी और सेल डेथ की वजह से इनको भी डिवीजन करना होगा, है ना, वरना फिर आपको वो सेंसेशन खत्म हो जाता है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. They divide occasionally just to replace Injured cell. injured or dead cell. क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक है, बस लास्ट हेडिंग और डाल रहा हूं मैं, जी नॉट फेज। इनमें Phase. कौन आते हैं जिनको Cell division नहीं Cell करना। division नहीं करना होता. वेरी गुड, द नॉन डिवाइडिंग सेल, यानी कि ये सब के सब कहां एंटर कर जाएंगे? जी नॉट फेज में। द नॉन डिवाइडिंग सेल एंटर्स द G0 phase. जी नॉट फेज। ठीक है, Yes, जी sir. नॉट। अब देखो तैयारियां तो इतनी हो चुकी हैं, ये सब तो हो गया ना, Yes, sir. तो ये सेल कैसे हैं? Metabolically active. मेटाबॉलिकली एक्ट। क्लियर बेटा पॉइंट? Yes, sir. ये जब तक डिवाइड नहीं करेंगे जब तक इनसे कहा नहीं जाएगा, मजबूर ना करा जाए कि भैया अब तो तुम्हें करना ही होगा। बात समझ में आ रही Yes, sir. है ना? तो ये हो गया आपका G1 फेज। कोई दिक्कत किसी को बेटा? No, No, sir. sir. No, sir. सबके समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो यहां तक हमने तैयारियां कर ली हैं, कल हम आगे देखेंगे, कार्ड वार्ड बनाएंगे। ठीक है,
तो G1 फेज हमारा हो गया, G0 फेज हो गया। कल हम लोग S फेज और बाकी के फेजेस पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? Yes, sir. कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ठीक है, लिख लो बेटा, फिर मुझे बता दो। Done, sir. डन सर। Done, sir. हो गया बेटा। चलो फिर बच्चों, है बच्चा, दिखाऊं स्लाइड? प्रीवियस स्लाइड दिखाने नहीं वाली? यस सर, ये वाली। देखो देखो। डन सर। डन। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं, सेल साइकिल सेल डिवीजन आगे पढ़ते हैं, ठीक है? ओके Yes. फिर चलो, बाय बाय, Thank you, टेक केयर sir. बेटा, Thank you, sir. गुड थैंक नाइट, यू बाय। सर। Thank you, sir.